नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। बीजेपी मुख्यालय में आज दो अहम कार्यक्रम हो रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी दफ्तर में भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। G20 के सफल आयोजन को लेकर स्वागत हो रहा है और G20 के कई पोस्टर्स यहां पे लगाए गए हैं। तमाम कार्यकर्ता यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, आप दृश्यों में देख सकते हैं। और आपको बता दें, इससे पहले साथ ही वहां पर पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें भी हो रही। छत्तीसगढ़ पर चर्चा बताया जा रहा है हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश पे चल रही है। प्रधानमंत्री आपको बता दें कल सागर जाने वाले हैं, कई परियोजनाओं का घोषणा उनको करनी है। वे साथ ही कल छत्तीसगढ़ भी जाने वाले हैं। ये दोनों चुनावी राज्य हैं, तो बैठक में किस तरह से उम्मीदवार कौन हो इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन बहरहाल सबसे पहले प्रधानमंत्री के यहाँ पर पहुँचने की इंतजार यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय में हो रहा है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहां पर मौजूद हैं। रवीश, तो हम देख सकते हैं ये रौनक बीजेपी मुख्यालय की इस समय वहां पर, कब प्रधानमंत्री के आने का समय है और वहां पे क्या क्या हो रहा है? जी देखिए निधि, अभी तकरीबन 6:30 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय में आएंगे। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को लेकर, तो उसके वजह से आप देख सकते हैं कि उससे पहले जो कार्यकर्ता हैं वो नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बीजेपी के मुख्यालय में यहाँ पर लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। ये बीजेपी के मुख्यालय के अंदर की तस्वीर है। दोनों तरफ आप देखिए कि उस साइड से लेकर अगर मैं दोनों तरफ आपको दिखाऊं तो तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो अलग अलग दिल्ली और आसपास के इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत ही कम वक्त में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जो है वो इजाज़त दी गई है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया था कि कार्यकर्ता जो है वो G20 के सफल आयोजन के बाद से काफ़ी उत्साहित हैं और उसके बाद ये पहला ऐसा कार्यक्रम है बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो अभिवादन करने के लिए जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता ये चाहते थे। तो उसके बाद में आप देखिए कि 4 से 5 घंटे के भीतर इस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा जो कार्यकर्ताओं का है वो लग चुका है। निश्चित तौर पर चंद्रयान के सफल अभियान के बाद और G20 के सफल सम्मेलन के बाद में जिस तरीके से भारत की एक ग्लोबल छवि बनी है, खुद नरेंद्र मोदी की एक ग्लोबल साउथ के बड़े लीडरों में उनका नाम शुमार हुआ है, तो उसको लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक उत्साह है। तमाम सारे यहाँ पर कार्यकर्ता, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, ताकि खास तौर पर महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं दिख रही हैं और उनसे बात करेंगे। मैम, आप लोग यहाँ पर कहाँ से आए हुए हैं और क्या वजह है कि आज महिलाएं बहुत संख्या में दिख रही हैं? आज उत्सव मनाने आए हैं। जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, जो देश के लिए किया, वो कोई नहीं कर सकता। 40 देशों को हमारे हिंदुस्तान में बुला दिया और 20 देशों में से सभी सलूट करके गए हैं और हमारे भारत अब शिखर तक पहुंच चुका है, शिखर तक पहुंच चुका है। मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिन है, हम ऐसे ही उल्लास के साथ मनाएंगे, पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे। मिठाई महिलाएं क्यों दिख रही हैं? अभी मैंने पहले भी यही बोला था कि सबसे ज्यादा उन्नति महिलाओं की मोदी जी के राज में हुई है। जब से मोदी जी आए हैं, आप खुद ही देख लीजिए, आंकड़ा बराबर का आ गया आजकल महिलाओं का। जितने ही बेटे उतनी बेटियां हैं। मोदी जी ने कहा है, मोदी जी के राज में महिलाएं हो, बच्चे हो, सब सुरक्षित हैं आज के टाइम के अंदर। पहले भी बहुत से राज्य के अंदर रहे, नेता रहे हैं उन राज्यों के अंदर। आपका मैडम कहाँ से आई हैं? जी, मैं अनुराधा मनोचा, करोलबाग जिला महामंत्री महिला मोर्चा। अच्छा जी। तो सारे कार्यकर्ता और इन कार्यकर्ताओं के चेहरे पर आप उत्साह देखिए। खास तौर पर यही उत्साह जो है वो बड़े जो नेता हैं उनको एक ताकत भी देती है और कहीं न कहीं एक मौका भी देती है कि वो इस उत्साह के साथ में जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसका प्रचार प्रसार करें। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बीजेपी के अंदर मुख्यालय में तमाम सारे इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाए गए। ये आप देखिए, G20 के सफल एवं ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि बधाई। तमाम सारे बड़े लीडरों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। अगर मैं और आपको आगे लेकर चलूं तो ऐसे तमाम सारे कोलाज के पोस्टर यहाँ पर तैयार करवाए गए हैं, जिसमें एक
नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो ग्लोबल एक लीडर्स में उनका नाम अभी शुमार हुआ है और ये एक दर्शाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से। ये आप देखिए, ये तमाम सारे बड़े लीडरों के साथ में नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है कि G20 में जिस तरीके से तमाम सारे नेता आए और उनके साथ में उनकी केमिस्ट्री भी देखने को मिली कि हर बड़े लीडर से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे थे, वो छवि, वो तस्वीर सबने टीवी के जरिए देखी, लेकिन उसको जो है वो यहाँ पर पोस्टर की शक्ल में लगाया गया है ताकि एक यादगार लम्हा रहे। अगर मैं और आपको आगे दिखाऊं तो ये इस जगह पर ये बीजेपी मुख्यालय का मुख्य गेट है और अभी कुछ देर के बाद में नरेंद्र मोदी इसी गेट से आएंगे और इस गेट से शायद वो पैदल यहाँ पर आए, चूंकि दोनों तरफ जो है वो कार्यकर्ता हैं और उस जगह पर बीजेपी मुख्यालय का गेट है, तो वहाँ से वो सीसी की बैठक में भाग लेने के लिए चले जाएंगे। निश्चित तौर पर बहुत ही कम वक्त में तमाम सारे जो है हजारों जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चंद्रयान के सफल अभियान के बाद में G20 के सफल सम्मेलन के बाद में इस तरीके का उत्साह का जो माहौल है वो यहाँ पर दिख रहा है। ये आप देखिए कि मैडम जो है वो डांस, नाच, गाने, यहाँ पर एक अलग तरीके का जो है वो माहौल है। मैम, सालों से आपने देखा है, बहुत सारी राजनीति को भी देखी है, किस तरीके का माहौल बदला है, किस तरीके का परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? बहुत परिवर्तन नजर आया है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और मोदी जी करने की सबको शक्ति रखते हैं। वो ही एक युवा और एल्डर सिटीजन सब एक साथ मिलकर आए हैं। जो लोग आज तक ये बोलते थे अब से 5 साल पहले कि मोदी जी विदेश में घूमते रहते हैं, मोदी जी तो विदेश घूमते रहते हैं, अब देख लो आंखें फाड़ के मोदी जी विदेश क्या करने जाते थे। मोदी जी सबको एक करने जाते थे, आज विदेश उसके पीछे घूम रहे हैं। विश्व गुरु बन रहा है भारत, उनके लिए सबक है ये कि वो सीख लें, बिना जाने किसी के पीछे कोई ऐसा कोई एलिगेशन ना लगाएं। निश्चित तौर पर यही है, यही कार्यकर्ताओं के बीच में जो नेताओं की छवि है, यही कार्यकर्ता गढ़ते हैं और यही वजह है कि आप देखिए बुजुर्ग, युवा, भारी गर्मी पड़ रही है, उमस है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम सारी गाड़ियों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पैदल चलकर ये कार्यकर्ता यहाँ पर नरेंद्र मोदी को अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए आएंगे। और इस जगह पर अगर राकेश को मैं दिखाऊं तो इस जगह पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे। अभी तक उनके संबोधन का कोई कार्यक्रम नहीं है कि उनका कोई संबोधन होगा, लेकिन अभिवादन जरूर वो कार्यकर्ताओं का करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद वो सीसी की बैठक में चले जाएंगे। सीसी की बैठक भी आज काफ़ी अहम है, खासतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर खासी अहम मानी जाती है। 39 प्रत्याशियों की पहली दूसरी जो सूची है 50 प्रत्याशियों की आनी है, तो उस पर भी मोहर लगनी है। तो नरेंद्र मोदी रहेंगे और उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, रक्षा मंत्री बिल्कुल। तो रवीश रंजन हमारे सहयोगी वहां से लगातार बीजेपी मुख्यालय से हमें जानकारी दे रहे हैं। उनका ये कहना है बस प्रधानमंत्री के आने का इंतजार वहां पे किया जा रहा है। शायद संबोधन ना हो प्रधानमंत्री का, जिस तरह से हम वो गेट आपको लगातार दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय से चलकर जाएंगे और जो चुनाव आयोग को जो बैठक है उसको लेकर फिलहाल वो बैठक में शिरकत करने चले जाएंगे। रवीश, तो क्या माना जाए, क्योंकि एक समय ये भी कहा जा रहा था प्रधानमंत्री संबोधन कर सकते हैं, क्या वो एक स्टेज जो है डायस जैसा होता है वहां पर वो जाएंगे कि नहीं, या सिर्फ जो चुनाव समिति है उसी की बैठक में सीधे चले जाएंगे, जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें? क्योंकि बहुत अहम रहेगा जिस तरह से उनका स्वागत हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं का जो जोश है, क्योंकि कई चुनावी, कल वो मध्य प्रदेश भी जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ भी जाने वाले हैं, मध्य प्रदेश के सागर जाएंगे, वो कई परियोजनाओं का वहां पर घोषणा उनको करनी है। तो चुनावी माहौल है। अब G20 की सफलता रही और आप चंद्रयान का भी जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में अब चुनावी यात्राएं उनकी शुरू होंगी, चुनावी अब उम्मीदवारों की शाम को उस पर भी मोहर लगाएंगे वो, तो संबोधन होगा या नहीं, या उसकी कुछ तैयारी दिख रही है आपको क्या?
जी देखिए, संबोधन की अभी तक कोई तैयारी नहीं है क्योंकि सीईसी की बैठक है और सीईसी की बैठक में वो मुख्य तौर पर शिरकत करने के लिए आ रहे हैं और जब वो आएंगे तो उसके बाद तुरंत जो है वो सीईसी की बैठक शुरू हो जाएगी। पहले ये कहा जा रहा है कि सीईसी की बैठक शुरू होगी, उसके बीच में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन अब लग ये रहा है कि जिस तरीके से अभी अमित शाह रक्षा मंत्री भी नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर, तो उन्हीं के साथ में आएंगे और उसके बाद में तुरंत सीईसी की बैठक में वो चले जाएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है निधि। कल उनको मध्य प्रदेश जाना है, इसके बाद फिर 18 तारीख को उनका कार्यक्रम मध्य प्रदेश में लगा है, उसके बाद में फिर 24 तारीख को है, यानी इस महीने वो मध्य प्रदेश का 3 बार दौरा करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के सियासत पर, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर भी अंतिम मोहर लगनी थी। 25 से 35 उम्मीदवारों की एक लिस्ट आनी थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 36, चूंकि वक्त कम है इसके वजह से छत्तीसगढ़ पर फिलहाल आज कोई चर्चा नहीं होगी, आज केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। तो वक्त बहुत कम है, इसीलिए आज संबोधन वो उस तरीके से कार्यकर्ताओं का नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर आकर वो अभिवादन जरूर स्वीकार करेंगे। और रवीश, हम ब्रेक ले लेते हैं, आपके पास आते रहेंगे। एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, तुरंत लौटते हैं आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। तो आइए सीधे चलते हैं एक बार फिर से बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं। प्रधानमंत्री के पहुँचने का यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। हमारे सहयोगी लगातार वहाँ पर मौजूद है, जानकारी दे रहे थे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी है, जिस तरह से G20 का जो पूरा समिट है सफल रहा है, उस पर धन्यवाद देने की ये तैयारी है कार्यकर्ताओं द्वारा। और दूसरी तरफ चुनावी कई राज्य हैं, प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश भी जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो जो चुनाव समिति है उसकी बैठक है, उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लगानी है। तो आइए सीधे चलते अपने सहयोगी रवीश रंजन के पास। रवीश, तो फिलहाल करीब 6:30 होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के आने का क्या समय बताया जा रहा है वहां पर? जी देखिए, कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे और ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर कुछ देर का वक्त गुजार कर, चूंकि कार्यकर्ता हजारों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो उनको अभिवादन करके और उसके बाद में वो सीईसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चले जाएंगे। आज मध्य प्रदेश की सियासत के लिए सीईसी की जो बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, वो खासी अहम है। बताया जा रहा है कि 50 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो हो सकती है, आज रात को हो सकती है या कल सुबह हो सकती है। क्योंकि बैक टू बैक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ है, तो इसके चलते आज भी सुबह तक ये कार्यक्रम यहाँ पर डिसाइड नहीं था कि कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे कि नहीं, लेकिन उसके बाद में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे डिसाइड हुआ और उसके बाद लगातार दिल्ली और आसपास के राज्यों से अलग अलग जगहों से जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। बीजेपी के मुख्यालय के अंदर तो हैं ये कार्यकर्ता, जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, जहां से वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, उसके भी दोनों ओर सड़कों पर जो है वो बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। खास तौर पर बुजुर्ग, महिलाएं, जो युवा हैं वो यहाँ पर काफ़ी तादाद में दिख रहे हैं और बीजेपी मुख्यालय में अलग अलग बैनर पोस्टर लगाए गए हैं G20 से संबंधित। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनको अलग अलग ग्लोबल जो लीडर्स हैं उनके साथ में दिखाया गया है। और अभी कुछ देर के बाद में जो सीईसी की बैठक है उसमें चूंकि रक्षा मंत्री अमित शाह और गृह मंत्री जो अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, ये सारे जो बड़े लीडर हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में यहाँ पर रहेंगे। तो कुछ समय बिताकर, कुछ मिनट बिताकर उसके बाद में वो सीईसी की बैठक में चले जाएंगे। सीईसी की बैठक हो सकता है कि देर शाम तक, रात तक चले और उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश से भी तमाम सारे जो लीडर हैं, शिवराज सिंह चौहान वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, BD शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक सीईसी के बहाने इस तरीके का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है वो भी करने के लिए आए हुए हैं। आप देखिए तमाम सारे जो दिव्यांग लोग हैं, अलग अलग जगहों से जो लोग आए हुए हैं वो भी यहाँ पर लगातार धीरे धीरे आ रहे हैं। एक उत्साह का माहौल है।
कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक उत्साह दिख रहा है जिस तरीके से, और यही कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के भी स्टेचर को, की छवि को बता दूं, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, रक्षा मंत्री वो पहुंच गए। देखिए कि तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही कम वक्त में बीजेपी के मुख्यालय में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जो यहाँ पर गाने हैं वो कार्यकर्ता गा रहे हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। हालांकि जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो एसपीजी की सुरक्षा रहती है बीजेपी मुख्यालय के अंदर, जहां इस वक्त कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर यहां रहते नहीं हैं क्योंकि ये पूरा जो है वो जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो अपने हाथों में सुरक्षा ले लेते हैं। लेकिन आज जो है ये मौका कार्यकर्ताओं को मिला है कि यहाँ बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद में वो यहाँ पर आएंगे। एक छोटा सा रोड शो, तकरीबन 150 से 200 मीटर का एक छोटा सा रोड शो होगा जिसमें प्रधानमंत्री खुद जो है वो शायद गाड़ी से उतरकर और वो पैदल जो है वो कार्यालय तक जाएं अभिवादन करते हुए कार्यकर्ताओं का। तो ये एक कार्यक्रम है, लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पर बहुत ही कम वक्त में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुँचे हैं उससे यही लग रहा है कि, और 5 राज्यों में चुनाव भी है तो चंद्रयान और उसके बाद में G20 का ये सफल सम्मेलन कहीं ना कहीं इसका सियासी फायदा भी जो है वो बीजेपी को होगा, क्योंकि यही कार्यकर्ता जब घरों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और खुद जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो बार बार कार्यकर्ताओं से कहते रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, सफल नीतियां हैं, उनको घर घर तक पहुंचाएं। तो G20 और चंद्रयान भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देखिए कि आमतौर पर कुछ साल पहले तक ये लोग अंदाजा नहीं कर पाते होंगे कि फॉरेन पॉलिसी पर इस तरीके से लोगों के बीच में जागरूकता आएगी, लेकिन ये मीडिया, सोशल मीडिया और ये खुद नरेंद्र मोदी की छवि का भी इसमें अहम योगदान है कि जिस तरीके से G20 जो है वो घर घर में लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बन गया है। जिस तरीके से तस्वीरें आई एक ग्लोबल लीडर्स के साथ में, नरेंद्र मोदी एक ताकतवर तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो जो एक छवि जो है वो जो दिखी वो एक बहुत भरोसा पैदा करने वाली, वो आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली छवि जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों के मन में घर कर गई। और उसी छवि का है कि आप देखिए बहुत कम वक्त में की तादाद में जो करता है वो बीजेपी ऑफिस में जुट गए हैं। बिल्कुल अपने आप में इंतजार किया जा रहा है। और अगर दूसरी तरफ, एक तरफ प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां, दूसरी तरफ जो आप बता रहे थे किस तरह से जो चुनाव समिति है उसकी बैठक भी होनी है, वो काफी अहम है क्योंकि अब चुनावी राज्य कई हैं जहां पर प्रधानमंत्री अब जाने वाले। कल मध्य प्रदेश जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे और शायद मध्य प्रदेश के लिए जिस तरह से आपने बताया 50 सीटों पर मुहर भी लग सकती है। तो बीजेपी के लिए जो चुनावी तैयारी है वो भी बहुत अहम अपने आप में हो जाती है। तो वो भी बैठकें लंबी लंबी होंगी। पार्टी अध्यक्ष वगैरह पहले से मौजूद हैं या वो बैठकें चल रही हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री का इंतजार है? उस लिहाज से क्या तैयारी है? देखिए पहले यही योजना थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ कार्यकर्ता लगातार जो आ रहे हैं, भीड़ बढ़ गई है, तो अभी जो है वो बैठक को आगे होगी जब प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस सीईसी की जो बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो खासी अहम मानी जाती है। बीजेपी के तमाम सारे शीर्ष नेता इसमें रहते हैं। तो अभी ये अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, वो सारे लोग अभी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो होगी। इस बार मध्य प्रदेश आप सोचिए कि कितना अहम है बीजेपी के लिए कि इसी महीने में पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री जी का 4 बार मध्य प्रदेश का दौरा हो चुका है और इस महीने 3 बार वो जो है वो मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। 24 तारीख चुनाव का शिलान्यास और उसको देश को सौंपेंगे। 18 तारीख को उनका कार्यक्रम है, 14 तारीख को उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। तो तमाम लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। चूंकि ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश एक सियासी एक तौर पर बीजेपी के लिए खासा अहम है। शिवराज सिंह चौहान चूंकि लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो सत्ता के विरोधी जो लहर होती है उसको किस तरीके से एक आक्रामक चुनाव प्रचार करके उसको हटाया जाए, उसका असर कम किया जाए, तो उसकी भी एक कोशिशें हो रही हैं। और यही वजह पहली बार बीजेपी ने रणनीति को भी बदला है। आमतौर पर जो बैठक है वो जब विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाती है
तब उस वक्त होती है। लेकिन शायद कर्नाटक चुनाव और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से बीजेपी ने सबक सीखा है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में अंतिम समय पर जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने की थी, तो उसका सियासी नुकसान भी कहीं ना कहीं देखने को बीजेपी को मिला। तो यही वजह है कि बीजेपी इस बार एक तो मध्य प्रदेश के जो विधानसभा सीटें हैं उसको 4 श्रेणी में उसने बांटा है, ए, बी, सी और डी। यानी ए और बी मजबूत सीटें मानी जाती हैं, ए वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी कभी नहीं हारी है, बी वो सीटें हैं जो लगातार 2-3 बार जीती है लेकिन कभी कभार इक्का दुक्का बार हार गई होगी, सी वो सीटें हैं जहां पर 2 बार से 3 बार से लगातार बीजेपी हार रही है, और डी वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी आज तक कभी जीती ही नहीं है। तो सबसे पहले जो 39 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है उसमें से ज्यादातर डी कैटेगरी की और सी कैटेगरी की सीटें हैं और आरक्षित सीटें हैं, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि आरक्षित सीटों पर बीजेपी का जो सियासी प्रदर्शन है वो कमजोर रहा था। तो इस बार कोशिश यही है कि आरक्षित सीटों पर जो बीजेपी के संगठन को भी मजबूत किया जाए और प्रत्याशियों को ज्यादा वक्त दिया जाए ताकि वो विधानसभा में ज्यादा वक्त बिता पाएं, वहां की जो रणनीति है उसको अच्छे तरीके से समझ पाएं। नाराजगी भी चूंकि इस बार होगी, कई सारे टिकट भी कटेंगे, तो उस नाराजगी को भी दूर करने का मौका मिलेगा। तो ये एक बदले हुए वक्त में बदली हुई रणनीति जो है वो बीजेपी ने अपनाई, और बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि उसके लिए हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। तो जब हर चुनाव एक नया चुनाव होता है तो नई रणनीति भी वो बनाती है। और आप देखिए कि G20 के सफल आयोजन के बाद में ये भी एक रणनीति है, क्योंकि ये जब तस्वीरें जो बीजेपी मुख्यालय की हंसते गाते और आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरे जो कार्यकर्ताओं के हैं बीजेपी की, ये जब तस्वीरें गांव घरों तक पहुंचेंगी देश के दूर दराज इलाकों में, तब आप सोचिए कि एक माहौल बनेगा। तो ये भी एक कोशिश रहती है कि बीजेपी हर आयोजन को इस तरीके से करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उसमें भागीदारी रहे और कहीं ना कहीं एक मजबूत नेता के तौर पर एक नरेंद्र मोदी की छवि को गढ़ा जाए। तो ये एक कोशिश का ही एक नतीजा है कि इस तरीके से बहुत कम वक्त में बीजेपी मुख्यालय में तमाम सारे कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जमावड़ा हो रहा है। हालांकि 6:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब आप देखिए कि धीरे धीरे वक्त बढ़ रहा है। हो सकता है कि अब 7 से 7:30 बजे के आसपास में वो आएँ, क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एसपीजी सुरक्षा है वो उस तरीके से नहीं है। आमतौर पर जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, आमतौर पर ये खाली करवा लिया जाता है जब प्रधानमंत्री जी का यहां पर आगमन होता है, लेकिन आज आप देखिए हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं इस जगह पर। ये जो जगह आप देख रहे हैं ऊपर जो कुछ लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर आकर नरेंद्र मोदी अभिवादन करेंगे कार्यकर्ताओं का और उसके बाद में वो सीसी की बैठक में शामिल होने के लिए चले जाएंगे। आज छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है और कल छत्तीसगढ़ का एक दौरा भी है प्रधानमंत्री का, तो उस दौरे के मद्देनजर अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सियासत के लिए सीसी की जो बैठक है वो कुछ दिन के बाद में होगी। लेकिन आज जो है वो मध्य प्रदेश के 50 प्रत्याशियों के नामों पर आज सीसी की बैठक होगी और कुछ देर के बाद में उस पर चर्चा होगी। इसमें तमाम सारे बड़े नेता जुटेंगे। तो कुछ ही पलों के लिए चलते हैं हम। फिलहाल ये हम INDIA इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है उसकी बैठक के दृश्य दिखा रहे हैं। आज शरद पवार के निवास पे कोऑर्डिनेशन INDIA की कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये पहली बैठक है जो चल रही है। पहले इसमें कहा जा रहा था क्या सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग पर नहीं, लेकिन तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। यहाँ पर हुई है। यहाँ पर ममता बनर्जी नहीं पहुंची हैं, लेकिन हम देख सकते हैं डी राजा, साथ ही महबूबा मुफ्ती और तमाम नेतागण, तेजस्वी यादव वगैरह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कांग्रेस के तरफ से वेणुगोपाल यहाँ पर मौजूद हैं, शरद पवार हम देख सकते हैं, इन सब का अभिनंदन कर रहे हैं। और फिलहाल ये बैठक हुई, काफ़ी देर तक ये बैठक चली। इसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं, उमर अब्दुल्ला भी हैं और देखना होगा क्या क्या फैसले लिए गए हैं। 26 से 28 पार्टियों का ये गठजोड़ है जो मौजूद है और काफ़ी अहम था ये बैठक जो ये हो रही है। इसमें क्या ठोस निकल कर आया है, सुन लेते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, क्या कह रहे हैं। हेलो, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमिटी वाज हेल्ड टुडे एट द शरद पवार जी रेसिडेंस and attended by 12 member parties. Sri Abhishek Banerjee of All India Trinamool Congress could not attend the meeting due to the summon by Enforcement Directorate arising out of the vendetta politics
of Bharatiya Janata Party and the Prime Minister. The Coordination Committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The Coordination Committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on तो हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो 12 दल पहुंचे विपक्ष के INDIA जिसको कहा जा रहा है, आज सिर्फ 12 पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे हैं। इन लोगों ने एक तरह से फैसला लिया है कि तमाम बैठकें होंगी, कई शहरों में मुलाकातें होंगी। भोपाल का जिक्र किया है कि पहली बैठक जो होगी, पब्लिक मीटिंग होगी, भोपाल में होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से महंगाई का मुद्दा है लोग उठाएंगे, विपक्ष का कहना है हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। और फिलहाल ये हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो विपक्ष का INDIA गुट है इंडिया का, इनकी बैठक हुई है। बहरहाल आइए, हमें कहा जा रहा है अब सीधे हम बीजेपी मुख्यालय चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री, अभी तक फिलहाल प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार हो रहा है, लेकिन काफिला देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का मुझे बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ जी का काफिले के दृश्य हैं, वो तो पहुंच चुके हैं, काफी देर पहले वो वहां पे पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने का वहां पे इंतजार किया जा रहा है। और जिस तरह से रवीश हमें कह रहे थे शायद कुछ विलंब हुआ है, प्रधानमंत्री शायद ये जो थोड़ी सी जगह है जहां पर हम गाड़ी आते हुए देख रहे हैं, प्रधानमंत्री चल के यहाँ पर पैदल चलकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जो है वो स्वीकार करेंगे और उसके बाद जो मुख्य चुनाव समिति की जो इनकी बैठक चल रही है बीजेपी की, उसमें वो हिस्सा लेंगे, उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के 50 सीटों का ऐलान होना है, बहुत अहम है। जल्द ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। जी रवीश, तो कौन आ गए, कब तक, अब क्या खबर है वहां से? देखिए, अब धीरे धीरे जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसा आप बता रही थी, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो आ रहे हैं, अमित शाह जो है भी पहुंचेंगे, JP नड्डा हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर के बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो अब ये हो सकता है कि CEC की जो बैठक है वो थोड़ी देर से शुरू हो, क्योंकि आज 2 राज्यों पर पहले चर्चा होनी थी, राजनीतिक चर्चा, प्रत्याशियों की घोषणा होनी थी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, लेकिन अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर किसी और दिन CEC की बैठक होगी। आज केवल मध्य प्रदेश पर फोकस किया गया है और मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। इस बार बीजेपी ने सियासी तौर पर जो है अपनी रणनीति को बदला है, जैसा मैं पहले बता रहा था, लेकिन इस तरीके का जो अब माहौल आप देख रहे हैं, G20 के सफल आयोजन के बाद में जो तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं, आज गर्मी भी भीषण है, तमाम सारे अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगह से, दिल्ली के आसपास ही नहीं, अभी कुछ कार्यकर्ता मुझे छत्तीसगढ़ के मिले थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जो बीजेपी के सांसद हैं, अभी रमेश बिदुड़ी मुझे दिख रहे थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जितने भी छोटे बड़े आज नेता हैं उनका संगम जो है वो इसी बीजेपी मुख्यालय में हो रहा है। तमाम सारे सांसद यहाँ पर, उनको भी एक मौका मिल रहा है कि जो अलग अलग ज़िलों के कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करने का। और मैं जैसा बता रहा था कि पहले सुबह तक कोई अभिवादन करने का, कार्यकर्ताओं के जुटने का यहाँ पर कोई तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन करीब 11:30 साढ़े 11 बजे जो है वो तमाम सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है वो एक दिल्ली बीजेपी के पास में एक अनुरोध गया कि वो G20 के सफल आयोजन के बाद में प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहते हैं। तो उसके बाद में ये कार्यक्रम बना है और बहुत ही थोड़े वक्त में आप देखिए कि तमाम सारे हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं। बीजेपी की दरअसल ताकत
यही कार्यकर्ता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी जो है वो सक्रिय रहते हैं। नगर निगम के चुनाव से लेकर और संसदीय चुनाव तक आप देखिए कई कार्यकर्ता उसी उत्साह के साथ में और शीर्ष नेता भी उसी उत्साह के साथ में जो सियासी गतिविधि है उसको जारी रखते हैं। तो ये एक बीजेपी की एक बहुत बड़ी ताकत है और ऐसे आयोजन उनको एक और मौका देते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक मौका देते हैं, जिसमें अगर G20 का सफल आयोजन हो रहा है और उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी छवि उभर कर सामने आती है, बड़े बड़े नेताओं से वो मिलते हुए दिखते हैं, हंसते हुए दिखते हैं और एक उनकी जो छवि है वो तस्वीरों के जरिए ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं के पास पहुंचती है। तो इनको भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास इनका बढ़ता है और इनको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी राजनीति लेकर और फॉरेन पॉलिसी तक में उनका बहुत अच्छा दखल है और वो एक अच्छी पॉलिसी के साथ में भारत को एक ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, तो उसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में यही आत्मविश्वास है। और यही जब तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के तमाम सारे गांव जिलों में पहुंचती है तो वहां जो बैठा कार्यकर्ता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उत्साह का संचार होता है। मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें, लगातार जो है वो सक्रियता बनी हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं क्योंकि लगातार 3 बार से जो है वो शिवराज सिंह चौहान 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2018 में बीजेपी की सीटें कांग्रेस से कम रह गई थी, 109 के करीब में बीजेपी ने सीटें जीती थी और जबकि 114 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सरकार भी बनाई थी कांग्रेस ने, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अपने तमाम सारे विधायकों के साथ में बीजेपी में आ गए थे और उसके बाद में बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो तमाम सारी सियासी मुश्किलें हैं। एंटी जो सत्ता के जो विरोधी एक लहर होती है उसको अभी सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता है, लेकिन बीजेपी को ये उम्मीद है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने बोला है कि महिलाओं, युवा और अनुसूचित जातियों पर उनको खास फोकस रखना है, इन लोगों को टारगेट करना है, उनको और ज़्यादा अपने साथ में जोड़ना है। तो यही वजह है कि आप देखिए तमाम सारी यहाँ महिलाएं आपको दिखी, तमाम सारे युवा यहाँ पर आपको दिखे। तो ये जो तस्वीर है ये एक सियासी तौर पर भी एक काफ़ी बीजेपी के लिए अच्छी तस्वीर है कहीं ना कहीं। और बीजेपी को ये लगता है कि अगर इस तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे और ऐसे नरेंद्र मोदी को लेकर उत्साह बना रहता है तो ये कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में उनको सियासी फायदा भी पहुंचा सकता है। यही वजह है कि इस बार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कहीं पर भी किसी भी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाकर चुनाव बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जो है इन राज्यों का चुनाव लड़ा जाए ताकि उनकी जो छवि है, जो एक आम कार्यकर्ता से लेकर तमाम सारे गली मोहल्ले के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के बीच में बनी है, उसका फ़ायदा जो है वो मिल सके। तो इसी के वजह से आप देखिए कि तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम जो है उसमें नरेंद्र मोदी की भागीदारी काफ़ी बड़ी रहती है। वो चाहे ट्रेन की परियोजना, छत्तीसगढ़ में ट्रेन के परियोजना का वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे, वो वीना में जो है वो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, वो जो 24 सितंबर है उसमें एक भोपाल में काफ़ी करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का इरादा है उनका। तो ऐसे तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को ऐसे आयोजनों से एक जोड़ने की बीजेपी की कोशिश रहती है और ये एक सियासी रणनीति के तौर पर बीजेपी इसका इस्तेमाल करती है। अब अगर मैं आपको अपने कैमरा पर्सन राकेश सिंह से बोलूँगा कि थोड़ा सा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को एक तस्वीर दिखाएं कि अभी और ज़्यादा लोग यहाँ पर, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे और ज़्यादा लोग यहाँ पर अंदर, मुख्यालय के अंदर आपको दिख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी सारा यहाँ पे आप देखिए कि तलाशी ली जा रही है, कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम, कहाँ से आई हैं? हम लोग नोएडा से आए हैं। नोएडा से आई हैं? नोएडा महिला मोर्चा, हमारी जिला अध्यक्ष साथ में है। अच्छा। पूरी टीम है हम लोगों। अच्छा, महिलाओं की मैम बहुत भागीदारी दिख रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या रीजन देखती हैं? देखिए, हमेशा जब भी मोदी जी बात करते हैं हम बहनों की ही बात करते हैं। अच्छा। उनके लिए करना चाहिए, उनके लिए ये योजना आनी चाहिए, तो उनकी हर बात में हम लोग हैं। अच्छा, G20 से कैसे महिलाएं कनेक्ट करती हैं? G20 में जो तस्वीरें सामने आई, तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिलते हुए दिख रहे हैं। मिली है उससे कि अपने भारतीय संस्कृति को उजागर किया उन्होंने। बाहर के लोग आए, विदेशी, वो तक देखिए
खान पान की जो विविधता है और पहनावा देखिए, कमाल की बात है, वो कहाँ तक नहीं पहुँचा करता है। भारत देश का बाहर वालों के कंट्री से जो आए हैं उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि वो देखिए हमारे देश के संस्कृति में ढल गए। और आगे से G20 नहीं G21 बोलिएगा, ये भी तो हमारी जीत है। अफ्रीका देश हमारे जो है वो भारत, हमारे मोदी जी तो लेके आए ना, हम सारा श्रेय तो कंट्रीज को उन्होंने G20 में जोड़ के वो G20 में लेकर, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। जूता चप्पल उतार के चलाया, चप्पल उतार कर गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और मंदिरों में गए, बाहर के प्रधानमंत्री मंदिरों में गए, माथा टेका, ये कितनी बड़ी बात है। आज तक किसी ने टेका है माथा? तो ये निश्चित तौर पर एक भारतीय संस्कृति का जो एक झलक G20 के कार्यक्रम में मिली। आप देखिए कि यही सारे संकेत जो है वो आम सारे लोग कितना एब्जॉर्ब करते हैं। यही एक बड़ी बात है कि जो ऐसे संकेत होते हैं, जो ऐसे कार्यक्रमों के संकेत होते हैं, छोटी छोटी जो है वो एक गतिविधि आप देखिए कि महिलाओं के बीच चर्चा का विषय है कि जूते उतार कर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने तमाम सारे बड़े नेता गए, तो ये भी एक लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। तो ऐसे तमाम सारे लम्हे जो है जो तस्वीरों के जरिए आम लोगों तक पहुंचे, यही वजह है कि इतनी गर्मी में पैदल चलकर, क्योंकि तमाम सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है वीवीआईपी मूवमेंट के चलते, ऐसे कार्यकर्ता जो है आप देखिए, बुजुर्ग हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं, युवा साथी तमाम सारे मौजूद हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में सिर्फ एक झलक नरेंद्र मोदी की देखने के लिए और एक हाथ हिलाने के लिए, अभिवादन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।